नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्या हुआ के अगले एपिसोड में। और ये एक क्राइम एपिसोड है। ये कहानी है 10 साल पुरानी। बात कहानी के पुरानी होने से नहीं होता। इस कहानी में जो तथ्य छुपे हैं वो इंसान के अंदर का लालच, हवस और मरती हुई इंसानियत, इन तीनों का एक जीवंत उदाहरण है। इस कहानी में एक अपवाद यानी कि एक एक्सेप्शन लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ है। किस तरह से एक स्त्री ने अपने ही बच्चे को, अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, क्योंकि हमारी टीम बहुत रिसर्च करती है, एक एक तथ्य आप लोगों के सामने लेकर के आती है और बहुत हिम्मत से आगे बढ़ती है। तो आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें हिम्मत मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि इस तरह की जो कहानियां हैं हम आप तक लेकर के आए। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। ये केरल की कहानी है। इमेजिन कीजिए केरल का एक घर जहाँ पर हंसी खुशी का माहौल है। एक सुंदर सा परिवार रहता है। एक माँ रहती है, उनका एक बेटा है, एक उनकी पत्नी है और एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची। हंसता खेलता परिवार। लेकिन किसे पता था कि इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग जाएगी। एक दोस्त जो शादी का कार्ड देने आया था वो घर में घुसा और उसने उस छोटी हंसती खेलती मासूम बच्ची का सर कुचल दिया। उस बुजुर्ग महिला जो कि माँ थी उसका गला काट दिया और जो उस घर के मालिक थे उसको भी मौत के घाट उतारने की कोशिश की। बाहर से देखने में ये एक रॉबरी केस लगता था, लेकिन जब इस केस की परतें खुली तो इसकी सच्चाई सुनकर के पुलिस वालों के भी कान खड़े हो गए। इसकी सच्चाई बहुत ही घिनौनी, बहुत ही गंदी और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थी, क्योंकि इस घर की कहानी का मुख्य सूत्रधार कोई और नहीं, कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि उसी परिवार की वो स्त्री थी जिसे घर की लक्ष्मी ग्रह शोभा कहा जाता है। उसी बच्चे की माँ, वो माँ जिसने प्यार, लालच, पैसे और हवस में अंधा होकर के अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। डेट आती है 16 अप्रैल 2014। समय था दिन का 12:30 बजे। एक असिस्टेंट इंजीनियर थे जिनका नाम था लिजेश। वो ऑफिस से अपने घर पहुंचे। अब आप लोग सोच रहे होंगे 12:30 बजे वो घर क्यों आया। एक्चुअली उनकी जो माताजी थी उन्होंने फ़ोन करके उन्हें बुलाया था, कहा कि तुम्हारा एक दोस्त है जो कि शादी का कार्ड देना आया है और प्लीज़ घर आ जाओ क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहता है। इसलिए लिजेश बिना किसी शक के सीधे सीधे घर आया और घर की चाबी उसके पास थी नहीं, क्योंकि माताजी हमेशा घर पे रहती थी। तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे थोड़ी हैरानी तो हुई, क्योंकि दरवाज़ा खोल करके वो लोग दिन में अक्सर नहीं बैठा करते थे। तो जैसे ही अंदर गया, लेकिन अंदर का जो नज़ारा था उसे देख करके वो हिल गया। उसने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि वो इस तरह का नज़ारा कभी उसे देखने को मिलेगा, वो भी अपने ही घर में। उसके हाथ पैर फूल गए, उसके पाँव कांपने लगे। उसने देखा कि ज़मीन पर उसकी माँ खून में लथपथ पड़ी है और एक कोने में घर के उसकी बेटी, वो भी खून से सनी हुई है, जिसका सर किसी भारी चीज़ से कुचला गया है। अब इमेजिन कीजिए कि एक बाप के लिए कितना दर्दनाक होगा। वो ट्रॉमा उस पर इतना हावी हो गया था कि कुछ पल के लिए वो एकदम सुन्न सा पड़ गया। वो इससे पहले की सिचुएशन समझता, वो ये समझ पाता कि खतरा टला नहीं है, मे बी घर के अंदर कोई हो सकता है, तब तक अचानक पीछे से किसी ने उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया। और इससे पहले की सिचुएशन को समझता, एक तेज धार वाला चाकू उसके सीने और उसके कंधे में वार कर चुका था। लेकिन यहाँ पर लिजेश को कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर कौन है जो मुझे और मेरे पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहता है। ये घटना 2014 की थी, जिसने पूरे केरल को हिला करके रख दिया था। केरल के तिरुवनंतपुरम के पास में एक इलाका है अडेंगल। इस इलाके में एक बहुत बड़ा IT पार्क है, बहुत बड़ा टेक्नो पार्क है, जहाँ पर कई सारे लोग IT सेक्टर से जॉब करने के लिए जाते हैं। और वहाँ बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी हैं। इन्हीं में से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अनुशांति नाम की एक महिला थी जो कि जॉब किया करती थी। वो एक इंजीनियर थी और एक TL थी, यानी कि टीम लीडर थी। और उनकी शादी जो है वो लिजेश के साथ हुई थी। जो लिजेश थे ये केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सरकारी पद पर थे और कार्यरत थे।
इन दोनों की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी जिसका नाम था स्वास्तिका और जिसकी उम्र मात्र 3.5 साल की थी। अब दोनों नौकरी पे थे। तो अक्सर क्या होता ना, जब पति पत्नी नौकरी पे होते तो बच्चों को संभालने के लिए कोई चाहिए, लेकिन लकीली इस परिवार के पास इसकी मम्मी थी, लिजेश की मम्मी विजय अम्मा। जी हाँ, जो बच्ची थी वो अपनी दादी के साथ रहती थी। बाहर से देखा जाए तो इससे ज़्यादा परफेक्ट परिवार क्या हो सकता है, माँ, उसका बेटा, उसकी बहू और एक प्यारी सी बच्ची। लेकिन अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी ये मैं आपको बताता हूँ। 16 अप्रैल 2014 का दिन था। बैक टू द टाइम आते हैं। घर में सिर्फ विजय अम्मा थी और उनकी पोती, ये दोनों थे। अनुशांति ऑफिस गई हुई थी और जो लिजेश था वो भी अपने इलेक्ट्रिकल बोर्ड, जो कि घर के बहुत पास ही था, काफ़ी पास था, वो वहाँ काम पे गया हुआ था। दोपहर के टाइम पे जो माताजी थी वो आराम कर रही थी और घर की घंटी बजी। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक 35-40 साल का एक इंसान खड़ा था। उसके हाथ में था एक शादी का कार्ड और उसने कहा कि मैं लिजेश का दोस्त हूँ और ये शादी का निमंत्रण पत्र लेकर के मैं आपके घर पे आया हूँ। जो विजय माँ थी उन्होंने उनको अंदर बुलाया, क्योंकि वो कहते कि लिजेश मेरा दोस्त है तो परिवार का हिस्सा। उसे अंदर बुलाया और घर में बैठने को कहा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने कहा कि वो लिजेश से मिल करके खुद अपने हाथों से उसे कार्ड देना चाहता है। अब यहाँ पर माताजी ने अपने बेटे को कहा फ़ोन पर कि बेटा आ जाओ घर पे, कोई मिलने के लिए आया है, तुम्हें शादी का कार्ड देने आया, तुम्हारा दोस्त है। ये बात एकदम नॉर्मल सी लग रही थी। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी सी 3.5 साल की जो प्यारी सी पोती थी उसको सोफे पर बिठाया और ख़ुद शायद चाय या कुछ कॉफ़ी बनाने के लिए किचन की ओर चली गई। तभी अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ आई और जब वो घबरा करके किचन से बाहर निकली और उन्होंने देखा, वो मंजर देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस आदमी के हाथ में बेसबॉल बैट था और वो उस 3.5 साल की छोटी बच्ची के सर पे एक जानवर की तरह बेसबॉल बैट से वार कर रहा था। वो बच्ची ज़मीन पे गिर गई थी, उसका खून पूरे फर्श पे फैल चुका था। विजय अम्मा चीखते हुए उस इंसान की ओर बढ़ी। इससे पहले कि वो दादी कुछ रिएक्ट करती, वो आदमी उन पर भी टूट पड़ा और उस इंसान ने बहुत ही बेरहमी से उस दादी के, एक अधेड़ उम्र की स्त्री के सर पे उसी तरह से वार किया जिस तरह से बच्चे के सर पे वार किया था। उनकी उम्र थी, कमज़ोरी थी, इस वजह से वो अपने आप को बचा नहीं पाई और वो वहीं गिर गई। फिर उस निर्दयी इंसान ने अपने पास से एक बहुत बड़ा चाकू निकाला और उस दादी अम्मा का गला काट दिया। जब उसे यकीन हो गया कि जो दादी है वो मर चुकी है और बच्ची भी मर चुकी है, उसने घर में रखे हुए सारे गहने, जेवर, पैसे सब इकट्ठा किए और शांति से फिर वो एक कोने में बैठ करके लिजेश का इंतज़ार करने लगा। और जैसे ही लिजेश घर पहुंचा, जैसा मैंने आपको बताया था, उस पर भी उसने पीछे से हमला कर दिया। लिजेश ने बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, लेकिन तब तक जो चाकू था वो उसके शरीर में, सीने पर और कंधे पर लग चुका था। इस तरह की चीज़ें अचानक से अगर मुंह के सामने हो जाता है तो इंसान अपना मेंटल बैलेंस कुछ पल के लिए खो देता है। तो यहाँ पर लिजेश भी कुछ समझता है, इससे पहले इस पर हमला हो गया तो लिजेश प्रतिकार नहीं कर पाया, वो लड़ नहीं पाया। यहाँ पर लिजेश ने अपने आप को थोड़ा संभाला और वो उठा और वो अपनी जान को बचाने के लिए अपने घर से बाहर की ओर भागा और वो बाहर जा कर के ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए लोगों को पुकारने लगा। अब ये जो लिजेश का मूव था ये अनएक्सपेक्टेड था, तो ये उस हत्यारे के लिए भी बहुत अलग चीज़ थी। वो घबरा गया और वो हत्यारा वहाँ से 9-2-11 हो गया। लिजेश ने हमलावर का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि पहली बार तो पीठ पे वार किया था और रूम में थोड़ा अंधेरा भी था। कुछ ही मिनट में ये चित्कार सुन करके आस पड़ोस के लोग घर में पहुंच गए और उनकी भी इस मंजर को देख करके आंखें फटी की फटी रह गई। किसी ने तुरंत पुलिस वालों को कॉल किया और पुलिस वाले आए और पूरा एरिया जो था वो लोगों से भर गया। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी सी मच गई। पुलिस पहुंची, भीड़ को हटाया, तितर बितर किया, सारे सबूतों को इकट्ठा किया। शुरुआती जो जांच थी उसमें ये पता चल गया कि जो हमला है वो बहुत ही बेरहमी से किया गया है और असली निशाना था लिजेश, क्योंकि हत्यारा वहीं पर छुपा हुआ था और बैठा हुआ था, लेकिन वो लिजेश को मार नहीं पाया और लिजेश को तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया, उसे हॉस्पिटल भेजा गया। अनुशांति को जब ये खबर मिली तो ऑफिस वाले बताते हैं कि वो बेसुध हो गई, रोते रोते बेहोश तक हो गई। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की तो पता चला कि घर से नकदी और गहने जो थे वो गायब है।
तो प्राइमरली तो पहले ये लगा कि शायद ये कोई रॉबरी का केस है, लेकिन बहुत जल्दी पुलिस वालों को समझ में आ गया कि ये महज चोरी का केस नहीं हो सकता, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड ज़रूर है। तो जांच की शुरुआत सबसे पहले हुई लिजेश से। लिजेश ने जो पुलिस वालों को बताया वो सुन करके पुलिस वाले हैरान हो गए। तो लिजेश ने बताया कि वो उस इंसान को पहचानता है और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता है। पुलिस वालों को एक अहम जानकारी मिली। पुलिस वाले करामनाल नाम से एक जगह है, वहाँ पहुँचे और जैसे ही कातिल को पता चला कि पुलिस वाले उसके घर पे आ रहे हैं उसे पकड़ने के लिए, वहाँ से उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों की मुस्तैदी इतनी थी कि उन्होंने तुरंत उसको वहीं पकड़ लिया और उसे पूछताछ करने के लिए अपने साथ गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस वालों ने उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया तो कॉल लॉग पे उन्हें एक नंबर कई बार दिखा। उस नंबर पर लगातार कॉल की गई थी। पुलिस वालों ने जब उस नंबर की जांच की तो पुलिस वालों को एक बार के लिए लगा कि शायद गलती हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने उस रिपोर्ट को क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक करने के बाद ये कंफर्म हो गया कि जो नंबर उस हत्यारे के फ़ोन से बार बार डायल किया गया था वो किसी और का नहीं था, वो उसी परिवार की बहू यानी कि अनुशांति का था। पुलिस वालों ने इसके बाद अनुशांति और जो आरोपी था उन दोनों को अलग अलग कमरों में बिठा करके अलग अलग तरह से बयान उनके दर्ज किए, उनसे पूछताछ की। शुरुआत में तो इन दोनों ने बिल्कुल अपने किसी भी तरह के जुड़ाव से या कोई कनेक्शन से मना कर दिया और दोनों कहने लगे कि नहीं हमारे इस केस से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन पुलिस वालों की सख्ती जब बढ़ती है तो कहते हैं पत्थर भी बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ने बोलना शुरू किया। अब जब दोनों ने सच कबूल किया तो इस सच को, इस बयान को सुन करके पूरा केरल हिल गया। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ये जो अनुशांति थी ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और उसी कंपनी में उसका मैनेजर था नीनू मैथ्यू। अब टीम लीडर और मैनेजर होने की वजह से दोनों अक्सर साथ में काम किया करते थे, मीटिंग्स, डिस्कशन, कॉन्फ्रेंसेस, इसलिए ये सब साथ में होते थे। तो इन लोगों का आमना सामना, इन लोगों का साथ में काम करना लाजमी था और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सारा वर्क टाइम पे समय स्पेंड किया करते थे। और ऑफिस में जो इनका बैठने का, जो इनके केबिन्स थे, उस वजह से भी ये दोनों काफ़ी पास आ गए थे, क्योंकि ये दोनों ऑफिस में एक आजू बाजू ही बैठते थे। एक बीच में सेपरेशन होता था, जैसे ऑफिस में देखा होगा क्यूबिकल पैटर्न होते हैं, उसी तरह से उसी के पीछे साइड में ये मैनेजर भी बैठा करता था, मैथ्यू। और जो नीनो मैथ्यू था ये भी शादीशुदा था और इसकी एक बीवी थी जो आईटी सेक्टर में ही काम किया करती थी और उनकी भी एक छोटी बेटी थी और दोनों की जीवन लेकिन बहुत अलग अलग था। एक तरफ अनुशांति पहले अपने फैमिली से, अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश थी, वहीं जो नीनो मैथ्यू था उसकी अपनी पत्नी के साथ अक्सर कहा सुनी और झगड़े हुआ करते थे। लोगों के बीच में ये भी बातें चलती थी कि जो नीनो मैथ्यू है इसके और औरतों के साथ भी संबंध थे और यही कारण था जिस वजह से उसकी पत्नी और उसमें अक्सर झगड़ा हुआ करता था। अक्सर वो अपने घर लेट पहुंचा करता था तो इस पर उसकी पत्नी उससे सवाल पूछती थी कि तू कहाँ था, किसके साथ था, बता भाई मुझे, शक किया करती थी। इन्हीं शक और झगड़ों ने उन दोनों के रिश्तों को अंदर से एकदम ख़त्म कर दिया था। ऐसा लगता था कि वो दोनों अपनी बस बेटी की वजह से ही साथ रह रहे हैं। अब एक उस कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसी प्रोजेक्ट के चलते हुए पिछले 6 साल से ये लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। अब इतने लंबे समय तक ये दोनों साथ में काम कर रहे थे और तो ये जो प्रोफेशनल जो रिश्ता था ये हल्के हल्के दोस्ती में बदलने लगा। अनुशांति रोज़ अपने ऑफिस में जाने के लिए अपने घर के पास एक बस स्टॉप था, वहाँ जाती थी और नीनो मैथ्यू क्या करता था, वो रोज़ अपने ऑफिस अपनी कार से जाता था। तो वो कार से जाते वक्त अनुशांति को उसी बस स्टॉप से पिक करता और वापस आते वक्त उसे वहाँ ड्रॉप कर दिया करता था। अरेंगल से तिरुवनंतपुरम की जो डिस्टेंस है इट्स अराउंड 27 किलोमीटर, यानी कि 27 किलोमीटर है और आने जाने में 1-1 घंटा के आसपास का टाइम लगता था। तो तकरीबन वो लोग 2 घंटे कार में भी साथ बिताते थे। इसी दौरान बातें होने लगी अपनी लाइफ के बारे में, अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, ज़िंदगी के बारे में और बहुत सारी तरह की अलग अलग मुद्दों के बारे में एक दूसरे से वो लोग बात किया करते थे। इन्हीं बातों के दौरान उन दोनों में नज़दीकियाँ शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए। सोशल मीडिया, उस समय फेसबुक का ज़्यादा चलन था, इंस्टाग्राम नया नया आया था, तो वो लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया पे भी जुड़ गए। अक्सर एक दूसरे से काफ़ी बातें किया करते थे वो दोनों और इवन घर पहुंचने के बाद भी घंटों बातें होती थी, चैट चला करती थी। आपस में एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड थे वो दोनों, नीनो मैथ्यू और
अनुशांति। शुरुआत में तो ये एक नॉर्मल दोस्ती की तरह था ये रिलेशन, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ और कह सकते हैं कि खुलते चले गए और ये जो रिश्ता था ये एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लग गई, एक दूसरे के साथ अपनी प्राइवेट फ़ोटोज़ तक ये लोग शेयर करने लग गए। दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। कई बार ऐसा होता था कि वो लोग ऑफिस में मीटिंग्स का बहाना बना करके बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहा करते थे। अक्सर लोग उन्हें एक क्लोज फ्रेंड्स समझा करते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि वो जो उनका रिश्ता था वो दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुका था। अप्रैल 2014 की एक शाम थी। पूरा परिवार जो था ये डिनर टेबल पे बैठा हुआ था और साथ में खाना खा रहा था। माहौल एकदम सामान्य था, जैसे हर एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है। अचानक से फ़ोन की घंटी बजी। वो अनुशांति का फ़ोन था। अब जैसे ही वो फ़ोन की घंटी बजी, अनुशांति ने फ़ोन उठाया, कान पे लगाया, खाना छोड़ करके सीधे अपने रूम में चली गई, अंदर से रूम लॉक कर दिया और जो कॉलर था, जो सामने से कॉल कर रहा था, उस पर बात करने लग गई। अब ये जो व्यवहार था ये लिजेश को बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि आमतौर पर जो ये अनुशांति थी वो इस तरह से बिहेव नहीं करती थी। अब जो लिजेश था इसके मन में ना थोड़ा सा शक तो था, तो इसने क्या किया, ये चुपके से गया और उस दरवाजे जो था उसके पास में खड़े होकर के दोनों की बातें सुनने लग गया कि भाई किस से बात कर रही है। अंदर जो बातें थी उसे सुन करके लिजेश का मन छलनी हो गया। अंदर उसने सुना कि उसकी पत्नी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और कह रही थी कि मैंने अपने घर में सबको बता दिया है कि कल लेट मीटिंग्स होगी, और सामने वाले से बोल रही थी कि आप तुम टाइम से आ जाना, मुझे पिक करना, कल ऑफिस से हमने लीव लिया हुआ है तो हम दोनों एक होटल में जाएंगे। ये शब्द लिजेश के कान में पड़ते ही जैसे उसकी वैवाहिक जीवन व उसका वैवाहिक दुनिया पूरी तरह से हिल गई। उस जीवन में एक भूचाल सा आ गया। अब सामने से इसका जवाब क्या आया ये तो लिजेश नहीं सुन पाया, लेकिन जो अंदाज़ था बात करने का अनुशांति का और जो लहजा था उसे सुन करके काफ़ी कुछ तो लिजेश को समझ में आ गया था। दोनों बहुत ही इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करके एक दूसरे से बात कर रहे थे और इन सारे शब्दों को सुन करके लिजेश की आंखों में आंसू भर आए। उसका दिल हज़ारों टुकड़ों में टूट गया। अब जो पेन था ये इतना ज़्यादा हो गया कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने गुस्से में आकर के उस दरवाजे पे एक ज़ोरदार मुक्का जड़ दिया। जो अचानक से आवाज़ हुई तो अनुशांति जो फ़ोन पे बात कर रही थी वो घबरा गई और उसने फटाक से दरवाज़ा खोल दिया। सामने लिजेश को देख करके उसका चेहरा पीला पड़ गया डर के मारे। तो उसने खुद को संभालते हुए पूछा कि क्या हो गया। यहाँ पर लिजेश ने भी खुद को बहुत संभालते हुए ये कहा कि तुम किससे बात कर रही थी, ज़रा मुझे बताओ। अनुशांति ने यहाँ पर बिना एक सेकंड गवाए फटाक से झूठ बोल दिया। उसने कहा कि ऑफिस में एक लड़की है, कल हम लोग कुछ प्रेजेंटेशन करने वाले हैं ऑफिस में, उसी सिलसिले में मेरी उस लड़की से बात चल रही है। लेकिन अनुशांति को पता नहीं था कि लिजेश उसकी सारी बातें पहले ही सुन चुका था। अब लिजेश को अनुशांति की किसी भी बात पर विश्वास नहीं था। अब लिजेश ने यहाँ पर कहा अपना फ़ोन दो मुझे। डर के मारे ही सही, प्रेशर में आके ही सही, अनुशांति ने अपना फ़ोन तो दे दिया। अब लेकिन यहाँ पर अचानक से कैरेक्टर शिफ्ट हुआ अनुशांति में। वो अचानक से लिजेश पर चिल्लाने लग गई और उल्टा उसको कहने लगे कि तुम्हारे दिमाग में शक के बीज किसने डाल दिए हैं, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, आज से पहले तो तुमने इस तरह की कभी बातें नहीं की। और उल्टा वो लिजेश पे चिल्लाने लगी। यहाँ पर लिजेश थोड़ा सख्त होकर के खुद को कंट्रोल कर करके उसने अनुशांति से कहा कि अपना फ़ोन खोलो। तो यहाँ पर मजबूरी में सही अनुशांति ने अपना फ़ोन ओपन किया और उसे फ़ोन दे दिया, यानी कि अपने हस्बैंड को। अब जैसे ही फ़ोन अनलॉक हुआ तो अनुशांति चुपचाप उसके पास खड़ी रही, क्योंकि उसे पता था कि अब उसका भांडा फूटने वाला है। उसने सबसे पहले कॉल लॉग देखा। कॉल लॉग में जो लास्ट डायल नंबर था उसका कॉन्टैक्ट का नाम देखा, वो था नीनू मैथ्यू। अभी नीनू मैथ्यू कौन है इसके बारे में अक्सर वो घर पे ही बताया करती थी, मेरे ऑफिस में ये लोग काम करते, मेरे ऑफिस में वो लोग काम करते हैं, ये नाम उसने सुना हुआ था। तो लिजेश ने सबसे पहले व्हाट्सएप चैट्स खोली नीनू मैथ्यू की, और नीनू मैथ्यू का व्हाट्सएप चैट खोलते ही उसके हाथ कांप गए। उसने देखा कि न सिर्फ वहाँ अश्लील बातें की गई हैं बल्कि कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ भी शेयर की गई हैं। उस पल उस बेचारे की आप परिस्थिति समझिए कि उसके लिए तो पूरी दुनिया हिल गई। उसे एक बार के लिए लगने लगा कि ये जो पल हैं, ये मैंने शादी की इतने साल हो गए, हमारी बच्ची है, हंसता खिलता परिवार है, क्या ये सब झूठ था?
क्या ये फरेब से बुना हुआ एक जाल था? क्या ये झूठी दुनिया थी? क्या ये नकली दुनिया थी? जब उसने फ़ोन की गैलरी खोली तो लिजेश के तो हाथ पांव और फूल गए। होटल के कमरों में ली हुई बहुत सारी फ़ोटोज़, आपत्तिजनक फ़ोटोज़, जिसमें नीनू मैथ्यू और जो उसकी खुद की बीवी अनुशांति, वो दोनों बहुत ही गंदे फ़ोटोज़ में एक दूसरे के साथ थे। अब वो फ़ोटोज़ उसने अनुशांति को दिखाई, वो अंदर से टूटा हुआ था, उसमें गुस्सा भी था। उसने अपनी पत्नी से एक ही सवाल पूछा कि तूने क्या कमी देखी, ऐसा क्या कर दिया था कि तूने इतना बड़ा कदम उठाया? तू अपने परिवार को भूल गई, अपनी बच्ची को भूल गई, अपने माता पिता को भूल गई जिन्होंने और उस पति को भूल गई जिसने 7 फेरे तेरे साथ लिए थे। तू ऐसा कैसे कर सकती है? तेरी एक हंसता खेलता परिवार है, तू ऐसा कैसे कर सकती है? ये सवाल पूछना लाजमी था और यही सवाल लिजेश ने अनुशांति से पूछा। लेकिन अनुशांति के चेहरे पे कोई शर्म नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वो अपने नए रिश्ते में इतना डूब चुकी थी कि उसे पूरी दुनिया नाकाबिल लग रही थी, उसे पूरी दुनिया बेकार लग रही थी। उस समय तो वो शांत रही, लेकिन उसके दिमाग में चलने लग गया कि अगर मेरे रास्ते से सबके सब हट जाएं तो आज़ादी से, इंडिपेंडेंट होकर के, फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ जी सकती है। अब यहाँ पर उसका गुस्सा, अनुशांति का चिढ़ थी, वो लिजेश से और ज़्यादा बढ़ गई, अपनी बच्ची से बढ़ गई और उसने इतनी बड़ी साजिश को रच डाला। और उसने सारी की सारी बात नीनू मैथ्यू को बताई, उसने सॉल्यूशन भी बताया और इस सॉल्यूशन को नीनू मैथ्यू ने भी तुरंत मान लिया। नीनू मैथ्यू और अनुशांति ने मिल करके सारा प्लान बनाया। अनुशांति ने अपने घर का ब्लूप्रिंट, यानी कि एक फॉर्मेट होता है कि किस तरह से अंदर जाना है, कहाँ से अंदर जाना है, कितने डोर हैं, वो सब उसे बताया। उन लोगों ने इस तरह से प्लान किया था कि यहाँ पर लोगों को ये शक हो कि ये एक रॉबरी है, यानी कि एक लूट मार का केस बन जाए और ये दोनों उससे निकल जाए। डेट आई 16 अप्रैल, जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो बस यहाँ पर जो नीनू मैथ्यू था वो अकॉर्डिंग टू प्लान उसने काम किया। वो घर में घुसा। सबसे पहले उसने वो जो छोटी बच्ची थी 3.5 साल की, जो सोफे पे बैठी थी, यानी कि अनुशांति की बेटी, उसको बेसबॉल के बैट से उसके सर पे कई वार किए। उसके बाद उसने लिजेश की माता, यानी कि अनुशांति की सासू माँ, जो कि वृद्धावस्था में थी, उन पर अटैक किया। उसके बाद वो घर के कोने में छुप गया और वेट करने लगा लिजेश के आने का। लिजेश के आते ही उसने उसके पीठ पर ही चाकू से वार किया। वो तो हिम्मत थी लिजेश की कि उसने शोर मचा दिया और वो बाहर की तरफ भागा। लोगों के आने की डर से यहाँ पर जो नीनू मैथ्यू था वो घबरा गया और वहाँ से भाग गया। अगर यहाँ पर आप सोचिए, अगर वो जिंदा नहीं बचता, लिजेश को खुद को बचा नहीं पाता, तो सबको ये लगता कि एक रॉबरी का केस है। और यहीं पर अनुशांति जो थी अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और अपने आप को इस केस से दूर रखने की कोशिश कर रही थी ताकि उस पर कोई शक ना जाए। लेकिन वो हर पल उसे मोबाइल के ज़रिए गाइड कर रही थी। लेकिन जब दबाव बढ़ा और पुलिस वालों ने सख्ती से पूछताछ की तो नीनू मैथ्यू टूट गया और उसने सब स्वीकार किया। और फिर अनुशांति ने भी बाद में जब सब चीज़ें खुल ही गई तो उसने भी स्वीकार किया कि हाँ, ये हमारा मिला जुला पाप है। पुलिस वालों ने हत्या में यूज़ किए हुए चाकू, बेसबॉल बैट और वो जो खून से सने हुए गहने और जो नोट थे, नकदी थी, वो सब बरामद कर लिए। मैथ्यू के फ़ोन से फ़ोटोज़ मिले, वीडियोज़ मिले, जो कि उनके जो गलत रिश्ता था उनको साबित भी करते थे। कोर्ट में इस केस की सुनवाई भी काफ़ी लंबी चली। 49 गवाह पेश किए गए। सारे सबूत, जो हत्या में यूज़ की गई थी चीज़ें, वो सब कोर्ट के सामने रखी। सन 2016 में तिरुवनंत सेशन कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराया। अब यहाँ पर जो मैथ्यू था उसको मौत की सज़ाए मौत सुनाई गई और जो अनुशांति थी उसे दोहरी उम्र कैद। और जज ने इस अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया और ये कहा कि अनुशांति मातृत्व पे एक कलंक है। इन दोनों ने बाद में हाई कोर्ट में अपील की। 8 साल के बाद हाई कोर्ट ने इस केस पर अपना फैसला बदला। जो मैथ्यू था उसकी सज़ा को घटा करके 25 साल कर दिया गया, लेकिन विदाउट अ पेरोल, जो कि ऑलमोस्ट आजीवन कारावास के बराबर ही होती है। बल्कि जो अनुशांति थी उसकी सज़ा थी वो बरकरार रखी गई। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि वो इतना हीनियस क्राइम था। बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएं, पिछले साल की बात है, 15 जनवरी 2025 को जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुशांति को जमानत दे दी तो लोग हैरान रह गए।
लोगों ने कहा कि भाई जिस महिला ने इतनी बड़ी साजिश रची है उसको आप कैसे बेल दे सकते हैं। लेकिन मैथ्यू जो है वो आज भी अपनी सज़ा काट रहा है। जो ये केस था इसने ये साबित किया कि ये जो लस्ट है यानी कि हवस है और गलत चीज़ें हैं, इसका अंत देखिए गलत तो होता है लेकिन अंत में पहुंचने तक ये बहुत सारे परिवारों को लीड जाता है। किस तरह से एक हंसता खेलता परिवार, इन दोनों की वजह से 2 परिवार उजड़ गए। एक छोटी मासूम 3.5 साल की बच्ची की जान चली गई। एक माता जिसने कभी इस औरत को अपना बहू माना था उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और एक पति जिसने पूरी दुनिया के सामने इसको एज अ पत्नी एक्सेप्ट किया, उसके साथ सुहाने सपने देखे होंगे, एक अच्छा घर, एक अच्छी नौकरी, फ्यूचर प्लान्स, बहुत कुछ देखा होगा, वो सब इस स्त्री ने मिट्टी में मिला दिया। फिलहाल आज के लिए इतनी ही कहानी है। इस केस से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्राइम कैसे कर लेते, क्योंकि अभी के टाइम पे क्राइम करके बच जाना तो ऑप्शन है ही नहीं। हमारी पुलिस, हमारी फॉरेंसिक इतनी एडवांस है कि अगर कोई क्राइम करता है तो बच नहीं सकता। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई गलत चीज़ें मत जाओ, गलत चीज़ें करो ही मत, और क्राइम से जितना हो सके दूर रहो। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपके विचार इस बारे में क्या हैं, कहाँ से देख रहे हैं स्टोरी, ताकि मैं अगली स्टोरी में आपको शाउट आउट दे सकूं। और अगली स्टोरी के लिए स्टे ट्यून्ड, आप सुनिए हमारी कहानियाँ, हमारी क्राइम स्टोरीज़। मैं बहुत डिटेल रिसर्च करके लेकर के आता हूँ। लेकिन जाने से पहले इसको अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर लाल बटन है एक सब्सक्राइब का, उसे पक्का वो कर लें क्लिक। और दूसरा एक बेल नोटिफिकेशन होता है, उसको ज़रूर घंटी बजा लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों तक वो वीडियो एज ए नोटिफिकेशन पहुंच सके और मेरे वीडियो के थ्रू आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तब तक स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री राम, थैंक यू सो मच।